तो मान लो आपका ये वाटर लेवल है हायर लेवल पर, और ये वाटर, इधर वाटर है आपका, ये आपका नीचे आना है, ये लेवल पर आना है। ये जो हाई लेवल पर आपका वाटर था, इसका फ्री एनर्जी मान लो आपका G1 है। इधर जो वाटर, इसका फ्री एनर्जी G2 है। तो इस जो वाटर लेवल को इस लेवल से इस लेवल तक आने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये जो अपने आप आ गए, इस चीज को ही हम स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। तो ये जो स्पॉन्टेनियसली वाटर हाई लेवल से लो लेवल तक आया, इस आने के दौरान वाटर ने कुछ काम किया। ये जो काम हुआ, ये किस वजह से हुआ? ये वाटर का गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से हुआ। ये वाटर का गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से हुआ। और ये जो G1 है ये ग्रेटर देन G2 होगा, यानी कि जो लेवल हाई लेवल पे जो वाटर है, इसका फ्री एनर्जी ये लो लेवल के कंपैरिजन में लो होगा। तो जब हम चेंज इन फ्री एनर्जी की बात करेंगे, सर अब चेंज इन फ्री एनर्जी क्यों किए? तो देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बता चुका कि थर्मोडायनेमिक्स में दो ही फंक्शन होते हैं, एक है स्टेट फंक्शन और दूसरा है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन दो, वो है हीट और वर्क, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ चीज है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। चार ही चीज मैंने आपको बताया था, आपका गिब्स फ्री एनर्जी, आपका एंथैल्पी, आपका एंट्रोपी और आपका इंटरनल एनर्जी। ये जो चार चीज है, कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। गिब्स फ्री एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू यू कैनॉट डिटरमाइन, एंट्रोपी का एग्जैक्ट वैल्यू यू कैनॉट डिटरमाइन, एंथैल्पी का एग्जैक्ट वैल्यू यू कैनॉट डिटरमाइन, और जो इंटरनल एनर्जी है इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी यू कैनॉट डिटरमाइन। We can determine only change in entropy, change in enthalpy और change in internal energy। यानी कि ये जो फंक्शंस है, चार फंक्शंस, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, ये चारों इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम गिब्स फ्री एनर्जी स्टडी नहीं कर सकते, हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी स्टडी कर सकते हैं। तो जब चेंज स्टडी करेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों, तो चेंज क्या होगा, फाइनल ये है आपका इनिशियल वाटर इधर था, तो G2 माइनस G1, ये जो वैल्यू आएगा आपका नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि G2 लेस देन G1। जब भी डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आता है बच्चों, ये आपको इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस, जो वाटर हाई लेवल से लो लेवल तक आया, ये प्रोसेस अपने आप में आया, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये बात को याद रखो, कभी भी डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस अपने आप में आता है, और इस आने के दौरान वाटर का एनर्जी कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, उसीलिए तो नेगेटिव आ रहा है। फिर आप पूछेंगे सर जो गैल्वेनिक सेल है इसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब है? गैल्वेनिक सेल में भी एक प्रोसेस होता है बच्चों। गैल्वेनिक सेल को मान लो एक बैटरी, कोई भी बैटरी ले लो, इस बैटरी का भी कुछ काम होता है बच्चों। जैसे मान लो आप एक इंजन देखो, कोई भी इंजन ले लो, एक इंजन का क्या है काम? इंजन क्यों धरती को आया है? इंजन धरती को इसलिए आया है कुछ काम कर सकते, यानी कि इंजन काम ही करेगा, हर चीज काम करने के लिए ही जाने जाते हैं।
तो ये जो बैटरी है ये भी कुछ काम करता है। सब बैटरी क्या काम करता है? बैटरी तो एक ही जगह पर पड़ता है। हम तो मोबाइल पे बैटरी जब यूज करते हैं, बैटरी तो एक ही जगह पर टिका रहता है, वो तो कहाँ मूव नहीं करता है, ऐसे आप सोचे होंगे। और आप नहीं जानते हो कि काम दो तरह के होते हैं। ये जो काम दो तरह के होते हैं, क्या दो तरह के होते हैं बच्चों? एक होते हैं हमारा, देखो ये जो वर्क है, ये वर्क को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक है आपका नॉन पीवी वर्क, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इधर कोई प्रेशर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और एक है पीवी वर्क। ये जो पीवी वर्क है ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो वर्क डन है ये पी डेल भी, वो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा जाएगा। मगर जो नॉन पीवी वर्क है, नॉन पीवी वर्क ही बैटरी के अंदर होता है। सर वो क्या है? जनरली एक वर्क है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि बैटरी के अंदर जो काम होता है वो पीवी वर्क नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। और ये जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं ये गिब्स एनर्जी के वजह से होते हैं और गिब्स एनर्जी के बराबर होते हैं। जो पिछले वाले एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, कोई भी सिस्टम का जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ये उस सिस्टम का काम करने का तरीका आपको बताता है। ये अपने आप काम किया या कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको काम कराया। तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये गिब्स एनर्जी के बराबर होता है। तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये गिब्स फ्री एनर्जी की बराबर होते हैं। हम तो गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं हम। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है बैटरी के अंदर वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ये है Q इंटू V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देखो बैटरी के अंदर क्या काम होता है ना, बैटरी कंस्टेंटली क्या करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक पहुंचाता है। इस दौरान आप इलेक्ट्रिसिटी पा जाते हो। जब बैटरी डाउन हो गया, आपका बैटरी का चार्ज खत्म हो गया, मानो जितने इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल में थे वो सब खत्म हो गए और वो सब अब लो पोटेंशियल में है। जब आप चार्ज बैठाएंगे बैटरी को, क्या आपने किया? आपने एक्सटर्नल एनर्जी यूज करके वो लो पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हाई पोटेंशियल में छोड़ दिया। यानी कि देखो जब आप चार्ज में बैटरी को लगाते हो कि मोबाइल को लगाते हो, उस दौरान जो वर्क होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि तुम बाहर से एक फोर्स को यूज करके इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले गए। मगर जो बैटरी को चार्ज फुल हो जाएगा कि कुछ चार्ज हो जाएगा, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल में जा चुके, तो अब आपको जरूरत नहीं है उस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को आपको आना है, वो खुद आएगा। इस दौरान जो वर्क होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको यूज करना है V इंटू Q, यानी कि जो दो पॉइंट है बैटरी का, इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और आप कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मान लो गैल्वेनिक सेल में जो पोटेंशियल है इसको हम बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल, ई सेल। और जब भी वर्क होता है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है, मोल के हिसाब से होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन को मान लो आप के लिए आप काम कर रहे हैं, या मान लो बैटरी एक मोल इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को ला रहा है,
तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 फैराड, 96500 कूलम। ये भी आगे आपको पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 फैराड, तो n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होगा NF। 1 मोल के लिए 1F लिख सकते हैं, 5 मोल इलेक्ट्रॉन 5F। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल वर्क इनसाइड द गैल्वेनिक सेल व्हिच इज इक्वल विद गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और इसको जनरली नेगेटिव में इंडिकेट किया जाता है। मैंने आपको बताया नेगेटिव मैंने क्यों लिखा, नेगेटिव इसीलिए लिखा कि गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव जरूर होगा। तो वर्क हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जी कम हो जा रहा है, तो जो फाइनल स्टेट में जितना एनर्जी होगा इनिशियल स्टेट का एनर्जी से हिसाब से कम होगा। तो जब चेंज आएगा तो नेगेटिव आएगा। तो ये जो नेगेटिव आपको इंडिकेट करता है एनर्जी डिक्रीजेस। तो हमने क्या पाया कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन आया ये जो डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल और डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये है ओनली गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और जब ओनली गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आप लेंगे तो सेल ईएमएफ लेंगे विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये सेल ईएमएफ। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में आप सेल पोटेंशियल को मेजर करेंगे, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल ईएमएफ। जब सेल ईएमएफ स्टैंडर्ड होगा गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड हो जाएगा, जब सेल ईएमएफ नॉन स्टैंडर्ड होगा गिब्स फ्री एनर्जी क्लियर। तो इसको कॉपी करो। तो ये जो हमने हीडिंग दिए थे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और सेल ईएमएफ, ये दोनों का रिलेशन आप पा गए। यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज सेल ईएमएफ से कैसे रिलेट होता है, ऐसे ही रिलेट होता है। मगर जो डेल जी है और डेल जी नॉट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आइए हम ये जो बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को जानने के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात आगे जाकर बहुत काम में आएगा। तो मान लो मैं केस 1 ले रहा हूं, देखो जब डेल जी देखो बच्चों डेल जी जब लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 मीन्स डेल जी नेगेटिव, और यू कैन से डेल जी नॉट लेस देन 0। डेल जी लेस देन 0 हो या डेल जी लेस देन 0 हो, लेस देन 0 ये तो पहले से है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, तो ये तो नेगेटिव है ऑलरेडी, इसका वैल्यू नेगेटिव है। यानी कि जब डेल जी नॉट नेगेटिव है, ई सेल ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव। जब ई सेल नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना लेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। मगर अभी डेल जी नेगेटिव है क्योंकि ई सेल पॉजिटिव है। तो जब डेल जी लेस देन 0 और डेल जी नॉट लेस देन 0 होगा, देन ई सेल
ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव, और ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 होगा। ये है पहले बात, याद रखो। इस कंडीशन पर जो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, यानी कि सेल कंस्ट्रक्टेड, गैल्वेनिक सेल कैन बी मेड, सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड on the basis of del G or del G naught और E cell naught। सेकेंड वाला कंडीशन में देखो, जब del G ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, del G ग्रेटर देन 0, मान लो del G naught इक्वल्स टू माइनस NH E naught सेल, तो ये जब ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये तो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होगा ई नॉट सेल, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना लेंगे, तो ई नॉट सेल जब नेगेटिव हो जाएगा तो डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल जी जब पॉजिटिव, और यू कैन से डेल जी नॉट ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में देन ई सेल लेस देन 0 यानी नेगेटिव, और ई नॉट सेल लेस देन 0। तो इस कंडीशन में जब ई सेल 0 यानी कि गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज 0 से कम तो रीडिंग नहीं आएगा, तो सेल आप कैसे बना सकते हो, सेल के अंदर रिएक्शन कैसे हो सकता है, ये बात को समझना है। तो इधर सेल रिएक्शन will be non-spontaneous, यानी कि आप गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और एक बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा गौर करो। डेल जी जब 0 होगा, इस टाइम पर डेल जी नॉट नहीं 0 होगा, ये बात याद रखो बच्चे। क्यों मैं बोल रहा हूं इसको, जब डेल जी 0 होता है वहां ई सेल भी 0 होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सर इक्विलिब्रियम की बात बताओ कैसे होगा। मान लो ये जो गैल्वेनिक सेल मैंने लिए थे, डैनियल सेल जो लिए थे, डैनियल सेल में क्या हो रहा था, Zn प्लस कॉपर प्लस 2 गिव राइज टू Zn प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड, ये aqueous था, ये भी aqueous था, ये सॉलिड था। मान लो इस रिएक्शन रिवर्सेबल है, मान लो इस रिएक्शन रिवर्सेबल है, तो जब रिवर्सेबल है तो जब रिएक्टेंट धीरे धीरे कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट से, एक ऐसे टाइम आएगा प्रोडक्ट भी आपस में मिलकर रिएक्टेंट बनाने का कोशिश करेंगे। तो मान लो एक ऐसी कंडीशन आ गया जहां पर रिएक्टेंट मिलकर चाह रहा है प्रोडक्ट होने के लिए, प्रोडक्ट भी मिलकर चाह रहे हैं रिएक्टेंट होने के लिए, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएंगे तो रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। मैं बार बार इक्विलिब्रियम चैप्टर में बताया, इक्विलिब्रियम टाइम पर रिएक्शन सीज नहीं होता है। एक लाइन याद रखो, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विल बी कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट बताया है, नॉट इक्वल, यानी कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा टाइम है, वो टाइम पर रिएक्टेंट का जितने मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का उतना ही मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको लगेगा रिएक्शन सीज हो गया है, मगर ये रिएक्शन सीज नहीं हुआ है। इसको ही बोलते हैं डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम कभी भी रिएक्शन को सीज नहीं कर सकता है। इक्विलिब्रियम डायनामिक है, यानी कि जितने मोल रिएक्टेंट का कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उतने ही मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा।
इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, इसका नाम है स्क्रैम्बलिंग एक्सपेरिमेंट। वो चीज आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पता चल जाएगा। मगर इधर इतना याद रखो, मान लो गैल्वेनिक सेल में आपने जो केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रही हो वो रिएक्शन रिवर्सेबल है। तो रिवर्सेबल है मतलब इक्विलिब्रियम आ सकता है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तभी आपको लगेगा रिएक्शन सीज हो गया है। देखो मैं लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं। आप जो बैटरी यूज करते हो, जो बैटरी आपने यूज करते हो कहाँ, आप मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज करते हो। मैं किस बैटरी का बात कर रहा हूं, मैं रिचार्जेबल बैटरी का बात कर रहा हूं। ये बात को समझो, आपको समझ में आ जाएगा। एक बात को गौर से सुनो। मान लो मैं एक रिचार्जेबल बैटरी यूज कर रहा हूँ। रिचार्जेबल बैटरी मीन्स आपको मान लो जब मोबाइल खरीद के लाया बैटरी फुल था, 100% था, आपने यूज किए एक दिन दो दिन तो आपका आप नहीं जाते, 2-4 घंटे में खत्म हो जाएंगे। हर वक्त तो लगे रहते हो मोबाइल, कैसे जाएगा 2-3 दिन। और मान लो 2-3 दिन में आपका बैटरी 0 हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस बैटरी को लेके फेंक देंगे क्या? हाँ, आप क्या करेंगे, उसको चार्जिंग में बैठाएंगे। तो चार्जिंग करने से क्या होता है बच्चों, देखो इस चीज को अब याद रखो। जो भी आप बैटरी यूज करते हो मोबाइल के अंदर, वो बैटरी के अंदर एक रिवर्सेबल रिएक्शन चल रहा है। जब आप 100% था बैटरी, धीरे धीरे बैटरी का परसेंटेज कम हो रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसके अंदर वो प्रोडक्ट में जा रहा है। जो बैटरी ब्लिंक होता है ना, रेड ब्लिंक होता है, बैटरी डाउन, यानी कि वो आपको क्या सिंबल देता है याद है? वो आपको सिंबल देता है कि रिएक्शन जो इसके अंदर चल रहा है ये बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। एक जब 0% बैटरी आपका हो गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ गया, तो स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ हो गया क्यों? ना पावर सप्लाई नहीं, तो पावर सप्लाई नहीं मतलब आपका ईएमएफ नहीं है बैटरी के अंदर। जब आपने रिचार्ज किया बैटरी को तो क्या किया, जो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया था रिएक्टेंट, वो अगेन रिएक्टेंट को कन्वर्ट हुआ। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था और 0% बैटरी में इक्विलिब्रियम आया था, अब जब आप चार्ज बैठाएंगे तो क्या होगा, जितने प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गए थे रिएक्टेंट से, वो फिर रिएक्टेंट बनाने स्टार्ट करेगा। जितना जितना रिएक्टेंट बनते जाएगा आपका बैटरी का परसेंटेज उतना बढ़ते जाएगा। जब सारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर आपका बैटरी 100% हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी गैल्वेनिक सेल ले लो, मान लो इसके अंदर एक रिएक्शन चल रहा है, वो रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो रिवर्सेबल रिएक्शन में जब ईएमएफ 0 आ जाएगा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उस टाइम पर डेल जी भी 0 आ जाएगा। मगर इस टाइम पर, वो इक्विलिब्रियम टाइम पर, वही टाइम पर, देखो मैं बार बार चिल्ला के क्यों बोल रहा हूं, ये चीज आगे जाकर बहुत काम में आएगा। तो उस इक्विलिब्रियम टाइम पर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी 0 नहीं होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन 0 नहीं होगा। इसको लाइव समझने के लिए देखो, मान लो और अच्छे से आपको समझाता हूं। मान लो ये है आपका एक गैल्वेनिक सेल, इसके अंदर आप मान लो 2 मोलर सोल्यूशन है, ये 1 मोलर सोल्यूशन है। आपने टेम्परेचर को सेट किया है 30 डिग्री सेल्सियस से, और इधर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। देखो मान लो इधर एक रिएक्शन हो रहा है, बहुत अच्छे से समझो, फंडामेंटल वर्ड्स क्लियर हो जाओ तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मान लो इधर एक रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हुआ, आपने पहले कुछ वोल्टेज इधर ऑब्जर्व किए,
मान लो इधर कुछ वोल्टेज आपको, वेट, मान लो कुछ वोल्टेज आपने ऑब्जर्व किया और इसके अंदर जो रिएक्शन चल रहा है ये रिएक्शन मान लो रिवर्सेबल, ये रिएक्शन मान लो रिवर्सेबल। तो आप वोल्टेज पाए, कुछ देर के बाद आपको वोल्टेज जीरो आएगा। जब भी वोल्टेज जीरो आ गया तो मान लो ये रिवर्सेबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। और तो सोचो, और थोड़ा सोचो, जो पहले आप रिएक्शन स्टार्ट किए थे, क्या उस कंडीशन में ये आपको स्टैंडर्ड कंडीशन लग रहा है? ये तो 2 मोलर है, ये तो प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है। हाँ प्रेशर, सॉरी ये जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है। हाँ प्रेशर 118 हो सकता है। ये 118 इस दोनों का सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 मोलर, जब टेम्परेचर 298 और 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे तभी आप जो ईएमएफ कंस्टेंटली पाए जा रहे थे वो, उसको हम स्टैंडर्ड ईएमएफ बोल सकते हैं। मगर आप पहले स्टार्ट किए हैं विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन से, ये तो पहले स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं था। तो जीरो की पहले जितने भी वोल्टेज आपने पाए थे वो सारे नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ है, वो सारे ई सेल है हर कंडीशन पर। मान लो इक्विलिब्रियम पर ये जीरो आ गया, इक्विलिब्रियम पर ई सेल क्या आ गया? जीरो। जब ई सेल जीरो आ गया तो डेल जी जीरो आ जाएगा, डेल जी जीरो आ जाएगा। जब डेल जी जीरो आ जाएगा तो अब देखो डेल जी नॉट का वैल्यू क्या होगा। जब डेल जी जीरो आ जाएगा, क्या डेल जी नॉट का वैल्यू जीरो आएगा? नहीं आएगा। डेल जी नॉट का वैल्यू जीरो कब होगा? जब ई नॉट सेल जीरो होगा। हमारा ई सेल जीरो है इक्विलिब्रियम पर। सर ई नॉट सेल कैसे जीरो करेंगे? ई नॉट सेल क्यों आप जीरो करेंगे? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सोचो। इक्विलिब्रियम पर ई सेल जीरो हो गया। अब एक काम करो, इस सेटअप को रखो, इसका मोलारिटी आप चेंज कर लो, इसको 1 मोलर कर लो, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री कर लो। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन आ गया। अब जब इतना मोलारिटी को आप चेंज कर लिया, टेम्परेचर चेंज कर लिया, तो पहले आपका वोल्टेज जीरो था। अब जब आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर लेंगे तो अब आपको कुछ ईएमएफ मिल जाएगा बच्चों। पहले नहीं मिल रहा था, वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर इक्विलिब्रियम आया था। अब जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे फिर इक्विलिब्रियम अगेन आने के लिए अगेन रिएक्शन स्टार्ट होगा नया तरह से। मेरी बात समझ रहे हो ना? यही बात मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूं। तो ये वाइस वर्सा है। क्या वाइस वर्सा है? जब भी डेल जी जीरो होगा, डेल जी नॉट उस टाइम पर जीरो नहीं होगा, और कभी भी डेल जी नॉट जीरो होगा उस टाइम पर डेल जी भी जीरो नहीं होगा। डेल जी नॉट कब जीरो होगा मैं आपको बताऊंगा, आगे चलकर बताऊंगा, डोंट वरी। ये दोनों को मैं नोट करके लिख देता हूं, इसको कॉपी करो। तो नोट करके नीचे आप लिख लो, when del g is equals to 0, del g not is equals to 0, and when del g not is equals to 0, del g is not equals to 0. देखो जब डेल जी जीरो होगा डेल जी नॉट जीरो नहीं होगा, जब डेल जी नॉट जीरो होगा तब डेल जी नहीं जीरो होगा। डेल जी नॉट जीरो होता है इक्विलिब्रियम टाइम पर, सॉरी डेल जी नॉट, डेल जी जीरो होगा इक्विलिब्रियम टाइम पर। उस टाइम पर डेल जी का वैल्यू, डेल जी नॉट का वैल्यू आप कुछ पा सकते हो। डेल जी नॉट जीरो होगा कहां ना, कंसेंट्रेशन सेल से, मैं पढ़ाऊंगा उसको जस्ट आगे। कंसेंट्रेशन सेल जब हम लेंगे, देख लो इधर कुछ दिक्कत नहीं है, आपका मन में क्यों
कंफ्यूजन रहेगा। तो मान लो ये है मेटल M1, इधर में मैं वही मेटल लिया हूं M2। इसका मोलारिटी है 1 मोलर, इसका मोलारिटी 1 मोलर। इससे सॉल्ट ब्रिज है, तो ये दोनों का मैंने लगाया। टेम्परेचर है इस 298 केल्विन, प्रेशर है 1 atm, और जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का 1 मोलर 1 मोलर। तो देखो ये दोनों को जब आप लगा लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सोचो। इधर जितना पोटेंशियल डेवलप होगा इधर उतना ही पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि मेटल सेम है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन सेम है, ये सेम है। तो इस कंडीशन पर ये जब सेटअप आप करेंगे तो उस टाइम पर डेल जी नॉट जीरो होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ई नॉट सेल जीरो होगा, ई नॉट सेल जीरो होगा। मगर इस कंडीशन पर ई सेल जीरो नहीं होगा बच्चों। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा समझो बच्चों। इस कंडीशन पर ई नॉट सेल तो जीरो हो गया, ई सेल सर क्यों जीरो नहीं हुआ? ई सेल क्यों नहीं जीरो हुआ? जब इस कंडीशन को जस्ट बदला के इसको 2 मोलर कर लूंगा, अब इधर जीरो नहीं आएगा, कुछ वोल्टेज आ जाएगा। तो डेल जी नॉट जीरो तब होता है जब दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन का मोलारिटी भी सेम होता है। क्लियर? नोट करो, तो ये चीज को लिख लो। इस चीज को लिख लो, जब डेल जी जीरो होगा डेल जी नॉट नहीं जीरो होगा, जब डेल जी नॉट जीरो होगा डेल जी नहीं जीरो होगा। और यू नो डेल जी और डेल जी नॉट के बीच में एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT ln Q। यानी कि ये जो डेल जी है ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, देखो इस इक्वेशन को यूज करके ये सकते बोल सकते हो। देखो जब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा क्या, ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो माइनस 2.303 RT ln Q हो जाएगा डेल जी के नॉट वैल्यू। जब डेल जी जीरो नॉट जीरो हो जाएगा तो डेल जी का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो एक साथ में कभी भी दोनों जीरो नहीं होते हैं। बहुत बच्चे इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूं, याद रखो। और ये है आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये है आपका R, ये है आपका गैस कांस्टेंट, और ये है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, और जो Q है ये है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जब सेल रिप्रेजेंटेशन किए थे। तो देखो क्या करना है हमको, करना क्या है हमको, ये जो डेल जी इसके जगह हम लिख सकते हैं माइनस NF ई सेल इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट की जगह लिख सकते हैं माइनस NF ई नॉट सेल प्लस 2.303 सॉरी, ये जो 2.303 होगा ये लॉग हो जाएगा। ये एक्चुअली RT ln Q है, और ln को हम जब log में कन्वर्ट करते हैं 2.303 को मल्टीप्लाई करते हैं। मिस्टेक में बोल दिया था। तो ये 2.303 RT log Q हो गया। मैं हर टर्म से माइनस NF डिवाइड करता हूं, इधर भी माइनस NF डिवाइड करता हूं, इधर माइनस NF डिवाइड करता हूं, इधर ही माइनस NF डिवाइड करता हूं। तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस NF कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट सेल, तो माइनस NF डिवाइड करने से ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2.303
डिवाइड बाय NF RT log Q। Yes or no? तो E cell is equals to inner cell minus 2.303 डिवाइड बाय N को हम रख देते हैं F की जगह 96500 कूलम 1/3, R की जगह हम पुट करते हैं 8.314, क्योंकि जब काम होगा तो जूल में आएगा, जब जूल में आता है तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स, और टेम्परेचर को आप स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करो 298 केल्विन log Q। ये जो वैल्यू है इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे एक सुंदर सा वैल्यू आपका आएगा जो आपको मालूम है इनर सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N log Q। ये सुनो, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉन्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम? नॉन्स इक्वेशन। इसको कॉपी करो। इसके बाद हम सीखते हैं कैसे इस नॉन्स इक्वेशन को लिखना है। एक गैल्वेनिक सेल को देखकर नॉन्स इक्वेशन को कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है और ये नॉन्स इक्वेशन का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। कॉपी करो। तो लिखो हाउ टू राइट नॉन्स इक्वेशन। कैसे हम नॉन्स इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि नॉन्स इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया, रिप्रेजेंटेशन से नेट सेल रिएक्शन भी सिखा दिया है। तो अब स्टेप वाइज लिख के रखो। तो फर्स्ट क्या करना है आपको? एक्सप्रेस नेट बैलेंस्ड रिएक्शन फ्रॉम galvanic cell रिप्रेजेंटेशन। यानी कि पहला स्टेप आपका काम क्या है? आपको एक गैल्वेनिक सेल दिया होगा, उसको देखकर आप नेट बैलेंस रिएक्शन लिखना है, जो मैंने आपको सिखाया था। मान लो मैंने एक एग्जांपल लेता हूं आपका डानियल सेल का। तो डानियल सेल में क्या होता है? Zn solid give rise to Zn plus 2 aqueous salt base copper plus 2 aqueous converted to copper solid। तो इस रिएक्शन को, और ये जो Zn plus 2 का जो सॉल्यूशन आप लिए थे इसके अंदर इसका मोलारिटी है C1 मोलार, और जो aqueous सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लिए थे इसका है C2 मोलार मान लो। तो पहले आपको क्या करना है? ये तो है आपका एनोड, ये तो है आपको कैथोड, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो एनोड का रिएक्शन क्या लिखना है आपको? Zn प्लस
Zn solid give rise to Zn plus 2 aqueous by losing 2 इलेक्ट्रॉन। जो कैथोड रिएक्शन है ये कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड होता है, ये कॉपर aqueous है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सेम करके कैंसिल आउट करना है, यस और नो। जो नेट सेल रिएक्शन है आपके पास आ गया Zn solid plus copper plus 2 aqueous give rise to Zn plus 2 aqueous plus copper solid। तो ये आपका बैलेंस नेट सेल रिएक्शन हो गया। ये आपका पहला स्टेप है, बैलेंस नेट सेल रिएक्शन आपको लिखना चाहिए। हो गया बात। नेक्स्ट आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। ये जो बैलेंस करने के दौरान आप जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन या 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करा, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुआ है कितना है, 2। इस 2 को आपको याद रखना है, निकलना चाहिए। ये जब हम आगे प्रॉब्लम करेंगे तो ये से रिएक्शन लिखकर n=2 कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, मैं इसको ट्रिक बताऊंगा। ये इसको देखकर भी आप बता सकते हो कि कैसे n=2 आ गया। सिंपली देखो, ये 0 से 2 हो गया, यानी कि चेंज कितना हो गया, 2। ये 2 से 0 आ गया, ये भी चेंज 2। ये 2 और 2 का एलसीएम आप ले लो, 2 और 2 का एलसीएम भी 2 है, तो n2 आ गया। ये आगे जाकर पता चलेगा आपको। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। सर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप लिखो, कैलकुलेट ई नॉट सेल और ई सेल, जिसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको, इस चीज को समझने के लिए देखो बच्चों, मान लो जब ई नॉट, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो ये है आपका Zn+2, इसके वैल्यू दिया हुआ है x वोल्ट, और ई नॉट कॉपर +2 टू कॉपर, इसका वैल्यू दिया है y वोल्ट। मान लो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया होगा, इसको यूज करके आप पा सकते हो ई नॉट सेल। जब विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन दिया होगा, ये दिया होगा सपोज जिंक Zn+2, इससे दिया होगा x वोल्ट, और ये ई कॉपर +2 से कॉपर हो रहा है, ये दिया है y वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, जब विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया होगा तो आपको क्या निकलना है, ई सेल का वैल्यू निकलना है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा तो स्टैंडर्ड ई सेल निकलना है। जो वो आपको पूछेगा, कोई भी एक पूछेगा, जब ये दिया होगा तो इस दोनों को यूज करके आप ये निकाल सकते हो, तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा होगा। जब ये दोनों देकर आपको ये पूछा होगा, जब ये दोनों दे देगा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद इस पूछा। हो गया मेरे बात, ये सर नो। ये है 3 नंबर स्टेप। 4 नंबर स्टेप में आपका क्या है, 4 नंबर स्टेप में है फाइंड आउट और कैलकुलेट, ऐसे लिखो, एक्सप्रेस रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। तो Q इज इक्वल्स टू, बाय यूजिंग नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन को देखकर आपको Q को निकलना है। तो Q क्या है, इस रिएक्शन को निकलना है। तो Q इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हर चीज इस चैप्टर के अंदर बोला हूं। अब जब बारीक से दिखेंगे, हर एक टर्मिनोलॉजी के साथ मेरा कोई ना कोई वास्ता है, इसको मैं बारीक से बोल रहा हूं, मैं QC नहीं लिख रहा हूं।
सी लिखेंगे तो ओनली कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मगर मैं बताया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं क्यू ले रहा हूँ, मैं कंसंट्रेशन को भी लेकर चल सकता हूँ, मैं पार्शियल प्रेशर को भी लेकर चल सकता हूँ एक्टिव मास को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब क्यू लिखेंगे, मैं बोला था आपको कि जो प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड होगा उसका एक्टिव मास को हम एक्सप्रेस नहीं करना है, तो किसका करना है? जो एक्वस स्टेट में है उसका करना है। तो इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, तो करना है किसको? Zn प्लस टू एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर प्लस टू एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन। Zn प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C1 और कॉपर प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C2। यस और नो? इसके बाद आप अप्लाई करेंगे नॉनस्टिक्यूशन, यानी कि नॉनस्टिक्यूशन क्या है आपका? ई सेल। आपको मान लो आपको पूछा है ई सेल, तो आप ई नॉट सेल को निकालने के लिए वो डाटा दिया होगा, मैं दिखाऊंगा प्रॉब्लम में। तो ई सेल इक्वल्स टू, आप ई नॉट सेल को ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, -0.0591 बाय एन। एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट ऑलरेडी किया है 2 लॉग क्यू। क्यू की वैल्यू है क्या? C1/6। हो गया। कंप्लीटली नॉनस्टिक्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये चीज हमको चाहिए। इस आइडिया को लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखो, कॉपी करो। तो आइए इस नॉनस्टिक्यूशन को बेस करके कुछ प्रॉब्लम हम करते हैं। मैं बहुत लेवल तक प्रॉब्लम करूंगा, आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर का नाम यूज हो गया, लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है प्लैटिनम H2 गैस H प्लस और Ag प्लस, यह है aqueous Ag सॉलिड। यस और नो? इसका कंसंट्रेशन है C1 मोलर और इसका है C2 मोलर, और जो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है P80 दिया हुआ है। बोला है राइट डाउन नॉनस्टिक्यूशन फॉर दिस। सिंपली सी बात है, पहले हमको नेट बैलेंस रिएक्शन लिखना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए हम कैथोड एनोड क्या है, देखो ये है एनोड, ऑक्सीडेशन 0 से +1, ये है कैथोड रिडक्शन। तो एनोड में क्या होता है, देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कन्वर्ट होता है H प्लस का aqueous। तो हाइड्रोजन बैलेंस करो 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगा। कैथोड में क्या होता है, देखो कैथोड में क्या होता है, ये जो Ag प्लस aqueous ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए रिएक्शन 2 में हम 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जब 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ, N = 2, इधर लिख लो, हो गया। तो नेट इक्वेशन क्या हुआ, देखो H2 गैस प्लस 2 Ag प्लस aqueous गिव राइज टू 2H प्लस aqueous प्लस Ag सॉलिड। हो गया बात? तो बात हुआ, ये हो गया हमारा पहला बात। सेकेंड आपका N = 2 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ले। तो 3 नंबर पर आएगा क्या, Q।
क्यू आपका रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा, मैं बोला था प्योर सॉलिड का नहीं लेंगे और प्योर लिक्विड का नहीं लेंगे और सब ले सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे जरूरत पड़ेगी। आप देखो धीरज रखो थोड़ा। तो प्रोडक्ट क्या है, H प्लस एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर अपन, इसका तो नहीं लेंगे ऊपर, तो इसका देखो हाइड्रोजन है, ये गैस है, गैस का एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर में लिया जाता है, इनटू ये है क्या Ag प्लस एक्वस स्क्वायर। तो देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है C1, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है C2, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, पार्शियल प्रेशर को हाइड्रोजन P ATM, तो इसका हम लिख सकते हैं 1/P इंटू C1/C2 होल स्क्वायर। यस और नो? तो नॉन इक्वेशन अप्लाई करने से क्या होगा, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591/n log Q। तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया है, तो ठीक है आप नहीं लो, माइनस 0.0591/n हुए 2 log 1/p इंटू C1/C2 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका नॉन इक्वेशन का यूज, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हम देखते हैं इसके ऊपर, कॉपी करो। मान लो और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निकल प्लस 2, ये 0.1 मोलर है, सॉल्ट रिजर्व को दिया हुआ है, Au प्लस 3 ये 1 मोलर है और ये सॉलिड। at 25 डिग्री सेल्सियस E नॉट Ni प्लस 2 से Ni इज दिया हुआ है माइनस 0.25 वोल्ट और E नॉट Au प्लस 3 से Au दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट E सेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। सिंपली बात है, मैं बताया था जब E नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में देगा, इसको यूज करके E नॉट सेल आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो पूछा होगा E सेल, ये जब होगा ओनली E होगा, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन में देगा E सेल नहीं पूछेगा, पूछ सकता है इधर से हो जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो बहुत जल्दी करते हैं इसको, तो हमारा काम है इसको देखकर नेट सेल रिएक्शन लिखना है। तो देखो ये 0 से +1 ऑक्सीडेशन, ये एनोड है, ये कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है +3 से 0। ये जो है चीज ना, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कभी नीचे देगा कभी ब्रैकेट में भी दे देगा। तो देखो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में ये जो निकेल है ये कन्वर्ट हो रहा है निकेल +2 में बाय लॉजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये है एक्वस, ये है सॉलिड। और जो कैथोड है, कैथोड में देखो क्या हो रहा है, Au +3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर Au सॉलिड, ये एक्वस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन सेंड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से आप इलेक्ट्रॉन जब सेंड कर लेंगे, आप इधर से 2 मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, और इधर से 3 मल्टीप्लाई करो, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है ये 6 हो गया, तो ये 6 में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये 6 में इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो क्या हुआ देखो बात,
3Ni solid plus 2Au plus 3 aqueous give rise to 3Ni plus 2 aqueous plus 2Au solid। फटाफट करेंगे आप, क्वेश्चन माइंड को साफ कर लो। तो ये जो सॉलिड वाला टर्म है इसको तो हम एक्टिव मास कैलकुलेट नहीं करने वाले, कंसीडर नहीं करने वाले। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या है, तो निकेल प्लस 2 एक्वियस का कंसंट्रेशन टू द पावर 3 डिवाइड बाय Au प्लस 3 एक्वियस का कंसंट्रेशन 2। तो निकेल प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1 टू द पावर 3 डिवाइड बाय ये 1 का स्क्वायर 1। तो आपका आ गया Q आ गया। अब कैलकुलेट करना है E नॉट सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो E नॉट सेल को हम लिख सकते हैं E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस एनोड प्लस E नॉट रिडक्शन कैथोड। तो ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, निकेल। तो निकेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, क्या निकेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, नहीं, रिडक्शन दिया हुआ है। तो जस्ट उल्टा कर लो, ये नेगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव कर लो 0.25 हो गया मेरा बात। तो ये जो देखो गोल्ड, ये रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कैथोड हो रहा है, सिल्वर रिडक्शन हो रहा है। तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, दिया हुआ है भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो प्लस 1.5। यस और नो, तो ये कितना आ जाएगा 1.75 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा 1.75 वोल्ट। तो ई सेल पर, तो नाउ ई सेल इज इक्वल्स टू इनर सेल माइनस 0.0591 बाय n log Q। तो ई सेल इज इक्वल्स टू इनर सेल आपका 1.75 माइनस 0.0591 बाय n आपका हो गया 6, n हो गया आपका 6 log Q का वैल्यू क्या है, ये 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। तो ये जो -3 इधर आ जाएगा, लगातार फंक्शन है, तो 1.75 माइनस ये जो माइनस इधर आ जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 जब इसे कैंसिल करेगा 2 से, तो 0.0591 बाय 2। ये सर नो हो गया बात। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा, कितना आएगा, लगभग कितना आएगा 0.1 आएगा शायद 1.7795 लगभग। क्लियर है, कॉपी करो। और इसको यूज करते हैं हम और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपको करना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 2 में आपको करना है, ये गाल्वानिक सेल आपको दिया हुआ है Zn प्लस 2 0.01 मोलर और Ag प्लस aqueous, इसका कंसंट्रेशन 1.25 मोलर से Ag सॉलिड, ये aqueous and given E naught Zn प्लस 2 to Zn दिया हुआ है -0.76 वोल्ट और E नॉट Ag प्लस 2 Ag दिया हुआ है आपको 0.8 वोल्ट।
सेम क्वेश्चन आप करो, कैलकुलेट ई सेल। नहीं हुआ तो आपका आंसर ऐसा आने चाहिए। तो एनोड को पहले देखो, ये एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो एनोड में जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस 2 aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या हो रहा है, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Ag aqueous हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, ये सॉलिड। तो नेट सेल देखेंगे 2 मल्टीप्लाई करना है, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया 2। नेट सेल रिएक्शन क्या होगा देखो, Zn सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस aqueous गिव राइज टू Zn प्लस 2 प्लस 2 Ag सॉलिड। तो ये तो सॉलिड को हम एक्टिव मास में नहीं लेने वाले, तो Q इज इक्वल्स टू Zn प्लस 2 aqueous का कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस aqueous अपॉन स्क्वायर। तो Zn प्लस का दिया हुआ है 0.011 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.25। इसको रखो, नेक्स्ट हम इसका ऑपरेशन करेंगे है। तो ई नॉट सेल कितना आपका आ गया, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ये इक्वेशन को आप यूज करना चाहिए, इससे आप लिखो एनोड कैथोड। आप जान चुके हैं ये एनोड है जिंक, यानी कि इधर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए मगर दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, तो उल्टा कर लो प्लस 0.76। कैथोड कौन है, सिल्वर, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.8। ये सर नो हो गया बात। तो इसको ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट, हो गया सब। तो आपका जो नॉन स्टिक्वेशन है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ गया 1.56 माइनस 0.0591 बाय एन कितना आ गया आपका 2 log 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 1.25। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपी करो।